हाय गाइस, वेलकम टू मॉम डॉट वर्ल्ड। मेरा नाम है अंतरा और आज हम बात करने वाले हैं 8 से 10 महीने के बच्चों के डाइट के बारे में। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि अभी हमें बच्चे की डाइट में कौन कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है एंड फाइनली वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सैंपल डाइट चार्ट क्या होना चाहिए 8 से 10 महीने के बच्चों का, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अभी हमें बच्चे को कौन सी मील कब देनी होती है, किस तरह से बच्चे को दूध भी देना होता है ताकि बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो पाए, बच्चा बहुत हेल्दी रहे। तो इन सारी चीजों के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और अगर आपको लगता है हमारी वीडियो अच्छी है, आपको थोड़ी बहुत मदद की है, तो प्लीज हमें लाइक जरूर करें। आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत 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 मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो बनाने का। प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है, उसे हिट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मेनली हमें 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हमें बच्चे को मैशी फूड देना है, मतलब मैश करके देना है। कुछ भी आप बच्चे को दे रहे हैं तो मैश करिए। हम इसके पहले प्यूरी दे रहे थे बच्चे को। वैसे तो मैश हम 7 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी 8 मंथ आते आते आप बच्चे को पूरी तरह से मैशी फूड ही दें। इसका फायदा क्या होगा कि बच्चा च्यू करना सीखेगा। अभी ये बहुत अच्छी एज होती है जहां पे आप बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसे हमें चबाना होता है। अभी बच्चों का जो गम्स है वो भी टाइट हो गया होता है, किसी किसी बच्चों का तो दांत भी आ जाते हैं, तो अब बच्चा हल्का हल्का च्यू करना सीख सकता है। तो आप बच्चे को मैशी फूड दें, ना कि प्यूरी दें। अगर आप बच्चे को अभी प्यूरी देंगे, क्योंकि अभी बच्चा क्या होता है ना कि बिल्कुल भी चबाना नहीं चाहता है, आप बच्चे को देंगे मैशी फूड, बच्चा या तो मुंह में रख लेगा या तो पूरा बाहर निकाल देगा। और हम सोचते हैं कि काम आसान हो जाएगा तो बच्चे को हम प्यूरी दे देते हैं, पर एंड में आगे जाके हमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे को कि किस तरह से चबाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 3-3 साल के बच्चे भी जो हैं वो सॉलो कर लेते हैं खाना डायरेक्टली। ये चीज आप रोक सकते हैं अगर आप अभी से ध्यान देते हैं बच्चे को मैशी फूड दे के। बच्चे को सिखाना है आपको कि किस तरह से च्यू करना है, उसके लिए आप बच्चे को करके दिखाइए, बच्चे आपको कॉपी करेगा। तो ये बहुत आसान होता है दोस्तों। आप बच्चे को मैशी फूड दें। इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं, बच्चे को आप फिंगर फूड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि आप बॉइल्ड गाजर दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, बॉइल्ड आलू आता है वो दे सकते हैं, या तो फिर आप बच्चे को पम्पकिन दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, एप्पल का टुकड़ा दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं जिससे बच्चा च्यू करना सीखेगा और आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी और बच्चा इजीली खा लेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी हमें बच्चे को काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, मतलब कि गाय या भैंस का दूध नहीं देना होता है 1 साल के पहले। ये मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। अभी हमें साल भर के पहले ये अवॉइड करना है। और क्या अवॉइड करना है, शुगर सॉल्ट अवॉइड करना है, बच्चे को देना हनी अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप बच्चे को नेचुरल स्वीटनेस दे सकते हैं, जैसे कि जैगरी हो गया, जिसे गुड़ बोलते हैं, या तो फिर आप डेट्स दे सकते हैं, मतलब कि खजूर दे सकते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे को नेचुरल स्वीटनेस मिल जाए, बच्चे को कोई नुकसान भी ना हो। तो आपको 1 साल से पहले ये सारी चीजों को नहीं देना है बच्चे को। तीसरी चीज ये है कि अभी हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ घर की बनी चीजें ही देनी है। मार्केट में जो बेबी फूड्स मिलता है उसे हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, तो आप बेबी फूड्स बिल्कुल अवॉइड करें। यहाँ पे आप डॉक्टर को पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी सेरेलैक भी अगर आप देते हैं बच्चे को मार्केट से लेकर, तो उससे कई बेटर है आप बच्चे को दलिया, खिचड़ी, सूजी, ये सारी चीजें दें। और अगर आप सेरेलैक देना चाहते हैं बच्चे को, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है जिसे मैंने होममेड सेरेलैक बनाकर बताया है किस तरह से बनाया जाता है होममेड सेरेलैक। अब वो वीडियो भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, फाइनली बात करते हैं कि हमें बच्चे को कौन कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस करना है इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेन्स की। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था 6 से 7 महीने के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, उसमें हमने जो डिस्कस किया था उसकी लिस्ट ये रही, जहां पे हमने बात की है बच्चे को राइस दे सकते हैं, मतलब चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, सूजी दे सकते हैं।
और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजों को और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बार्ली बहुत फायदेमंद है, आप बच्चे को जरूर दीजिए। आप यहाँ पे पोहा दे सकते हैं बच्चे को। दोस्तों पोहा जो है एक वैरायटी हो जाता है बच्चों के लिए और बच्चे को टेस्टी भी लगेगा, तो आप सॉफ्ट पोहा बनाइए और बच्चे को दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को दलिया दे सकते हैं। दलिया तो मैं बोलूंगी कि वन ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड है, मैं अपने बहुत से वीडियो में बोलते आई हूँ और इसमें मैंने वीडियो भी बनाए हैं बहुत सारे, और मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, नई नई वेराइटीज लेकर आ रही हूँ दलिया की। अगर आपको इसके रेसिपी के बारे में जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब है रोटी। हम यहाँ पे बच्चे को रोटी दे सकते हैं। रोटी कैसे देनी है, हमें डायरेक्ट रोटी नहीं देनी है। रोटी की जो ऊपर की लेयर होती है उसे तोड़ के बच्चे को या तो आप मिक्सी में एक बार चला दीजिए ताकि वो एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक हो जाए, और बच्चे को आप फिर दे सकते हैं रोटी दाल के साथ दे सकते हैं। और मैं दूध रोटी की बात करती हूँ, आप दूध रोटी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप रोटी दीजिए बच्चे को। आप अभी ओट्स भी दे सकते हैं। ओट्स की भी मैं रेसिपी जरूर डालूंगी किस तरह से बनाना होता है ओट्स। बहुत सारी वेराइटीज बना सकते हैं आप ओट्स की। अब बात करते हैं दाल की। तो अभी तक हम बच्चे को सिर्फ मूंग दाल देते आए हैं, क्योंकि मूंग दाल काफी लाइट होती है और बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। और अब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है चीजों को। तो अब हम बच्चे को वेराइटीज ऑफ दाल दे सकते हैं, जैसे कि अरहर दाल दे सकते हैं, जैसे तुअर दाल बोलते हैं। बच्चे को छिलके वाली मूंग दाल दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, उड़द दाल भी दे सकते हैं। जैसे कभी हमें इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि इडली डोसे में तो उड़द दाल ही लगता है, तो आप वो भी दे सकते हैं बच्चे को। अभी हमें अवॉइड करना है चना दाल। चना दाल तो गैस की दुकान होती है दोस्तों, तो अभी हम साल भर तक बच्चे को चना दाल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि चना दाल से बच्चे को गैस बन सकती है। अब आते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो हम 6 से 7 महीने के बच्चों को देते आए हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, एवोकाडो हो गया, पीच हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया। तो ये सारी चीजें हम दे रहे थे अभी तक। अब हम बच्चे को और भी नए फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि चीकू, पीच, बनाना, ब्लूबेरीज, चेरीज, ग्रेप्स, कीवी, प्रून। ये सारी चीजें आप सीजन के हिसाब से जो भी सीजन में अवेलेबल हो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बार हमें डाउट होता है, बच्चे को हम बनाना दे सकते हैं कि नहीं हर सीजन में, क्योंकि बनाना तो हर सीजन में अवेलेबल होता है। तो हमें डाउट होता है कि क्या ठंड में दे सकते हैं, क्या बरसात में दे सकते हैं। तो यस दोस्तों, दे सकते हैं। मैंने अपने बच्चे को दिया है, कोई हार्म नहीं किया बच्चे को, आप दीजिए। पर बच्चे को आप इवनिंग में नहीं देना है, बच्चे को मॉर्निंग में देना है। ब्रेकफास्ट के आसपास दीजिए बच्चे को बनाना। इनिशियली आप आधे बनाने से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाना दे सकते हैं बच्चे को। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो वेजिटेबल्स जो हम देते आए अभी तक 6 से 7 महीने के बच्चों को, वो है कैरेट, पंपकिन, बॉटल ग्राउंड जिसे लौकी बोलते हैं, बीट रूट दिए हैं, पोटैटो दिए हैं, स्वीट पोटैटो दिए हैं। इसके अलावा जो हम वेजेस इंट्रोड्यूस करेंगे इस टाइम पे वो है ग्रीन पीस, टोमेटो तो आप बच्चे के खाने में डाल सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, या कोई सब्जी बना रहे हैं वहां पे भी आप टोमेटो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकली दीजिए बच्चों को। ब्रोकली जो है आयरन का बहुत बहुत अच्छा सोर्स होता है दोस्तों, तो आप ब्रोकली दीजिए बच्चे को। कॉलीफ्लावर दीजिए, ब्रिंजल दे सकते हैं, अनियन दे सकते हैं। जैसे कि हम घर में सब्जी बनाते हैं, अनियन डालते हैं, तो आप वैसी सब्जी बच्चे को दे सकते हैं थोड़ा सा मैश करके। अब बात करते हैं नॉनवेज के बारे में। तो दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आप बच्चे को एग भी दे सकते हैं। एग देते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे को हमें एग का पीला पोर्शन देना है, जिसे एग योक भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें जो प्रोटीन होता है उससे बहुत बार बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए अभी हमें बच्चे को सिर्फ पीला पार्ट ही देना है। आप बहुत सारी वेराइटीज दे सकते हैं, जैसे कि कभी बॉईल करके दे दिया बच्चे को, पीला पोर्शन बच्चे के खाने पे मैश कर दिया, या फिर उसका स्क्रैम्बल बना के दे दिया, या तो फिर ऑमलेट बना के दे दिया। तो बहुत सारे तरीके से आप बच्चे को एग योक दे सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन होता है बहुत बार कि क्या हम डेली एग दे सकते हैं बच्चे को, एग योक डेली दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बच्चे को डेली एग योक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को, इवन बच्चे के लिए फायदा ही होगा। और बच्चे को आप इसके अलावा फिश दे सकते हैं, फिश भी बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। चिकन दे सकते हैं, चिकन का सूप बनाकर दे सकते हैं। प्रॉपर चिकन तो बच्चा नहीं खा पाएगा, तो आप चिकन का सूप भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप बच्चे को पनीर दे सकते हैं, चीज दे सकते हैं, और बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम दही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस एज में। तो देखा जाए तो बहुत से लोग बच्चे को 7 महीने से 8 महीने से दही खिलाना स्टार्ट करते हैं, पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दही की जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, तो हमें बच्चे को साल या 1.5 साल के पहले दही इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो आप
अपने हिसाब से कर सकते हैं, इट्स ऑल योर कॉल। अगर आपको देना हो तो आप 8 महीने से भी दे सकते हैं, और अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं साल भर या 1.5 साल के बाद ही देना स्टार्ट करना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। और अब बात करते हैं स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में आप बच्चे को यहाँ पे हल्दी डाल के दे सकते हैं खाने में। हल्दी तो एंटीबायोटिक होता है, हम सभी जानते हैं, तो आप हल्दी दीजिए बच्चे को। और आप यहाँ पे जीरा दे सकते हैं, राई दे सकते हैं, तेज पत्ता डालना चाहे बच्चे के किसी खिचड़ी में तो आप वो भी दे सकते हैं। तो धीरे धीरे आप स्पाइसेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे के डाइट में। अब आते हैं क्वांटिटी पर। तो दोस्तों क्वांटिटी जो है वो डिपेंड होता है डाइट को समझिए, पोस्ट प्रेगनेंसी से बच्चे को किस तरह से अपनी डाइट जनरल में उस टाइम अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हिसाब से खिलाना है बच्चे की समझिए अच्छी हो। आपको ध्यान रखना है इस तरह, और इस तरह भी आपको अपनी डाइट का बहुत ही अच्छा ध्यान देना है। बच्चे को जो है बच्चे को नूडल्स मिले, बच्चे की तो बच्चे का खाना है ना, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर की हेल्थ को बनाए खाना है कोशिश है। नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो समझाना चाहिए चार्ट के बारे में बात कर रहे थे। जब मेरा हम पार्ट में डिस्कस करेंगे जहां 19 मंथ्स का आइडिया मिल जाएगा, मेरा बेबी हुआ था। इसलिए मेरी जो न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड आई जस्ट मुझे एक चीज समझाई, मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो पहुंचे इसलिए बटन जरूर दबाइएगा और गाना दबाया लाइक करना भूलिएगा। क्या फायदा होता है हमारी हेल्थ को लिए, बाय स्पेशली हमारी हेल्थ को, नॉट आवर बेबीज हेल्थ। हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा डिपेंड होती है जब हम हेल्दी फूड खाते हैं पोस्ट डिलीवरी। मेरी फ्रेंड ने जो मुझे समझाया था वो मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि जब बच्चा दूध पीता है तब हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे को किस तरह से अच्छा दूध प्रोवाइड करना है। तो इस टाइम पे अगर आप अच्छा फूड खाएं या ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं या ना खाएं, आपकी बॉडी बच्चे को न्यूट्रिशियस मिल्क ही प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप इस टाइम पे न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे, हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो आपके अंदर तरह तरह की कमी आ जाएगी, विटामिन्स की कमी आ जाएगी, कैल्शियम की कमी आ जाएगी। तो इसीलिए हमें इस टाइम पे अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि जो भी हमारी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है हमारे बच्चे के लिए, उससे हमारे अंदर कोई कमी ना आए। क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुना होगा, बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत लोग जो होते हैं वो उन्हें आफ्टर डिलीवरी क्या होता है 1 साल बाद या 6 महीने बाद हाथ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, बैक पेन होता है। तो ये रीज़न क्या है? ये रीज़न यही है कि उन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी अपना ध्यान नहीं रखा, अपने खाने का ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए हमें अभी अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है, ताकि हम अपने साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करें, हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहे, हेल्दी रहे, लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहे। तो इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना है। तो अगर आपको यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि आप जैसे बहुत लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते अपने बच्चे को, तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं है हेल्दी फूड। आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो ऐसा नहीं है। इनिशियल के जो डिलीवरी के बाद जो 3 मंथ्स होते हैं ना, उस समय हमारी बॉडी जो है वो एक रिकवरी स्टेज में रहती है। तो हमें इस टाइम पे अच्छा खाना इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है, 3 मंथ्स लग जाते हैं उसे रिकवर करने में। तो हमें अच्छा खाना है ताकि हमारी रिकवरी बहुत अच्छे से हो, हमारे बोन्स स्ट्रांग हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसलिए भी हमें अच्छा खाना है इनिशियल के 3 मंथ्स। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो इनिशियल के 6 मंथ्स तक, जब तक बच्चा सॉलिड्स लेना स्टार्ट नहीं करता, आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है। तो आई होप आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। तो चलिए वीडियो यही स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मैं आज आपको कोई डाइट चार्ट नहीं दूंगी क्योंकि डाइट चार्ट को फॉलो करना इज़ वेरी टफ। हमें अपने बच्चे को भी संभालना होता है और हर बच्चे का स्केड्यूल जो होता है वो बहुत अलग होता है। कोई उठता है तो कोई जगता है। तो इसलिए आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से जो आज हम डिस्कस करेंगे उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक है दूध और दूसरा है दही।
आपको दिन भर में आधा लीटर दूध पीना ही है, चाहे आप उसे 2 बार में पीजिए या 3 बार में पीजिए, आपको 2 टाइम पीना ही है। और दूध पीने का 2 समय बहुत ही बेस्ट होता है, एक होता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे और दूसरा होता है बेड टाइम पे। तो आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं तब आप दूध ले लीजिए एक बार, और जब भी आप सोने जाते हैं तब एक बार दूध ले लीजिए। आपको आधा लीटर दूध लेना है, 2 बार में डिवाइड करना है। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं मग में दूध पीती थी, तो मैंने सुबह पी लिया और शाम को रात को पी लिया सोते वक्त, बस इस तरह से आपको दूध पीना है। दूसरा आपको ध्यान देना है दही का। दही आपको खाना है 1 बोल, अच्छे से 1 बोल भरकर दही खाना है। और दही खाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप लंच के बाद दही खाएं। लंच के बाद दही खाना है और आपको दही में कुछ ऐड नहीं करना है, नो शुगर नो सॉल्ट। आपको दही सिर्फ जैसी दही है वैसे उठाकर खाना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। अगर आप दही में कुछ ऐड करते हैं तो आप दही की खासियत को खो देंगे। तो आपको अभी दही में कुछ ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ दही को ऐसे ही खाना है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे वाटर इनटेक की। वाटर इनटेक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए इस टाइम पे। आपको हाइड्रेटेड रहना है, जैसे आपको प्रेगनेंसी में बोला जाता है आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बार बार पानी पीना है, बहुत पानी पीना है, उसी तरह आपको इस टाइम भी बहुत पानी पीना है। क्योंकि अभी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखना है। जैसे कि आप 7 से 8 नॉर्मली पानी पीना ही है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको पानी डायरेक्ट नहीं जाता है, इतना नहीं पी पाते हो एक बार में, इतना पानी दिन भर में नहीं पी पाते हैं आप, तो आप उसमें शिकंजी बनाकर पीजिए, कुछ भी करिए पर पानी पीजिए। तो नेक्स्ट है फ्रूट्स। अभी आपको भर भर के फ्रूट्स खाने हैं, जो भी आपकी लोकेलिटी में सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो वो सब खाना है थोड़ा बहुत करके। और साथ में आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, एक और फ्रूट ऐड करना है, वो है ऑरेंज। अभी आपको ऑरेंज खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑरेंज जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और अभी हमारी बॉडी को विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो जो हमारी सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमें विटामिन सी ज़रूर खाना है, तो इसलिए आपको एक ऑरेंज दिन भर में खाना ही है। फ्रूट्स आपको खाना है ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के पहले। मान लीजिए आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आप 11 बजे फ्रूट्स खा लीजिए। तो इस तरह से आपको फ्रूट्स खाना है। सो नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। अभी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, या आपके लोकल मार्केट में जो भी वेजीज अवेलेबल हो आपको वो खाना है। और साथ ही साथ मैं यहाँ और 2 वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, एक है मूंगा और एक है लौकी। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी आपको इस समय खाने के लिए। तो आप इसे खाइए, कोशिश करिए कि डेली खाइए या ऑल्टरनेट डे में खाइए, पर इसे खाना है। और आप वेजिटेबल्स कब खाएं, कैसे खाएं? सो वेजिटेबल्स आप बहुत तरीके से खा सकते हैं, जैसे सैलड में खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, दलिया या खिचड़ी बन रही है उसमें बहुत सारे वेजीज डाल के उसे बहुत यमी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको वेजीज खानी है। जैसे आप दोपहर को जब भी खाना खा रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट हाफ बोल आप सैलड खाइए, क्योंकि सैलड में आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे खीरा डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं, धनिया पत्ती डाल सकते हैं। तो ये सब मिला के आप सैलड खाइए थोड़ा, और साथ में 1 बोल आप कोशिश करिए कि वेजीज खाओ, वेजिटेबल जो भी आपके घर में सब्जी बनी होगी आप उससे खाइए। और इस तरह से रात में जब भी आप खिचड़ी दलिया जो भी कुछ खा रहे हैं तो आप उस समय उसमें आप डाल के ऐड कर सकते हैं। जैसे लौकी आप खिचड़ी में भी डाल सकते हैं, आप लौकी दलिया में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको खाना है, तो आप इस तरह से सारी वेजीज खाइए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्सेस यानी दाल के बारे में। दाल हमें इसलिए खाना है क्योंकि दाल ही एक ऐसी सोर्स है जिससे हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हमें दाल डेली खानी है, रोज़ 1 बोल एटलीस्ट आपको दाल खानी ही है। जैसे आप सुबह खाइए या रात को खाइए, पर आप 1 बोल दाल ज़रूर खाएं।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के लिए चिकन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, और साथ में अगर आप फ़िश भी खाते हैं तो आप सैल्मन फ़िश खाइए। सैल्मन फ़िश को तो न्यूट्रिशनल पावर हाउस बोला जाता है, और साथ में ये हमारी ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने में भी अभी बहुत हेल्प करेगा, तो आप सैल्मन फ़िश खाएँ। सो लास्ट एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ लड्डू। जो ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है कि पोस्ट प्रेगनेंसी हमें लड्डू खिलाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और डेली लड्डू खाएं, एटलीस्ट 2 खाएं दिन भर में, पर ज़रूर खाएं, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो और अच्छे से हो और आगे जाके हम हेल्दी रहें। क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे सोट है, गोंद है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, भरपूर मात्रा में घी है, तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एक ही सोर्स से मिलेगा, आप ये सोचिए। तो इसलिए हमें लड्डू खाना बहुत ज़रूरी है, तो आप खाइए। अगर आप पंजीरी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, जो भी आपके ट्रेडिशन है उधर, आप वो खाइए, पर आप इसे स्किप ना करें, डेली खाइए। बेस्ट टाइमिंग है लड्डू खाने का मॉर्निंग, जब आप सोकर उठ रहे हैं तब आप एक लड्डू खा लीजिए, और साथ में 5 या 6 बादाम खा लीजिए, भीगे हुए बादाम खा लीजिए, और साथ में आप एक खजूर भी खाइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो शुरुआत होगी दिन की वो बहुत ही अच्छी रहेगी, एनर्जीफुल रहेगी। तो आप इस तरह से लड्डू खाएं। सो ये सारी तो बातें हो गई कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ताकि हमारा जो न्यूट्रिशनल लेवल है हम उसे मेंटेन कर पाएँ। साथ ही हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो भी आप प्री प्रेगनेंसी कैलोरी लेते थे, आपको उससे 300 to 400 कैलोरीज ज़्यादा अभी लेनी है, ताकि आपके अंदर कोई कमी ना आए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जैसे आप पहले जो डाइट थी आपकी, उससे थोड़ी ज़्यादा डाइट अभी रखनी है आपको। और वैसे भी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो हमें भूख भी बहुत लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कैलोरी जो है थोड़ा ज़्यादा इंटेक करना है। जो आप ग्रेन्स खाते हो, जो भी ग्रेन्स आपके घर में बनता है, जैसे कि राइस बनता है, रोटी बनता है, या बाजरे की रोटी अगर मिलती है, तो ये सब आप अपनी डाइट में ऐड करिए ताकि आपकी जो कैलोरी जो है वो मेंटेन हो पाए। क्योंकि जो आप वेजिटेबल्स खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे उसमें इतनी कैलोरी नहीं होती है जो आपका जो कैलोरी लेवल वो बराबर कर सके। तो आपको इसके साथ में थोड़ा राइस लेना है, या 2 या 3 जो आप चपाती खाते हैं आप उसे लीजिए। और अगर अगर मिक्स फ्लोर का अगर चपाती मिलता है, दैट इज़ वेल एंड गुड, आप वो सब खाइए। तो इस तरह से आप अपनी कैलोरी को भी मेंटेन कर सकते हैं। हमने जो डिस्कस किया है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है इस टाइम पे, फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेने हैं, तो ये सब चीज़ें हमें क्यों लेनी है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी लेना? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि दूध और दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो उसे मेंटेन रखेगा, और साथ में हमें प्रोटीन भी मिलेगा इससे। और अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट से आपको तरह तरह के वाइटामिन्स मिलेंगे, और साथ में आपको फाइबर भी मिलेगा, तो आपको फ्रूट भी लेना है। और वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो वेजिटेबल्स से हमको मिनरल्स मिलते हैं, स्पेशली हमें आयरन मिलता है। अगर आप पालक खाते हैं या ब्रोकली खाते हैं तो हमें अभी आयरन मिलेगा इससे, हमें इससे फाइबर भी मिलेगा और बहुत सी विटामिन्स भी मिलेंगे। तो इसलिए हमें अभी वेजिटेबल्स भी खाना है। और साथ में मैंने बताया है आपको अभी पल्सेस खाना है। पल्सेस मैंने पहले भी बताया, पल्सेस हमें इसलिए खाना है क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन की ज़रूरत होगी अभी, तो हमें पल्सेस भी लेना है इसलिए। ये तो बात हो गई उन सारी चीज़ों के बारे में जो अभी हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। तो पहला है कैफ़ीन। अगर हम कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं तो वो डायरेक्टली पास ऑन होता है हमारे बच्चे में, लेकिन बहुत बार बहुत से जो बच्चे हैं उन्हें कैफ़ीन से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप कैफ़ीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की नींद ठीक से नहीं होती है, वो इरिटेटेड रहता है, तो आप कोशिश करिए कि कैफ़ीन को थोड़ा कम लें। मतलब अगर आप बंद कर सकते तो वेल एंड गुड, अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर आप 3 से 4 बार लेते होंगे तो आप सिर्फ दिन भर में 1 बार लीजिए, वो मॉर्निंग के टाइम पे। तो इस टाइप से आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान देनी होती है वो है अल्कोहल। आप इस टाइम पे अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, क्योंकि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है एंड उसके बाद वो बच्चे को पास ऑन होता है थ्रू मिल्क। तो आप कोशिश करिए कि अल्कोहल ना लें, बिल्कुल भी ना लें। और अगर आपने किसी दिन अल्कोहल ले भी लिया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि
3 to 4 आवर्स तक अपने बच्चे को बिल्कुल भी आप फीड ना करें, और उस बीच में जो भी आपका मिल्क होगा उसे आप पंप के थ्रू निकालकर हाई फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंतरा। आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। के लिए दूर रहिए। जैसे आप अपने नेक्स्ट टाइम से बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं, इस टाइम पर हमें नेक्स्ट चीजें का ध्यान रखना है। ये वैसे हमें छोटी सी जान की वो भी नहीं करनी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। डॉक्टर के पास गए हैं, उन्हें इन्फेक्शन वाला डर भी बहुत रहता है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर की हमारा बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे, फिट रहे, कभी किसी मेडिसिन नहीं लेना है। तो ये हो गई वो सारी चीजें जो आपको खानी है और जो नहीं खानी है। आई होप आपको इन सबसे थोड़ी बहुत तो जरूर मदद मिली होगी, और आप अपने डाइट का खास ध्यान हाइजीन हमें हमेशा अपने बच्चे को चलते हैं नए वीडियो में करके रखनी है। हमारे चैनल को सिर्फ छोटा कर दीजिए, हमारे वीडियो बहुत ही जल्दी हो जाता है, कर लीजिए। और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान भी रख सकते हैं, जैसे कि जब भी आप कभी बाहर जाए, बाहर से आ रहे हैं और बच्चे को पकड़ रहे हैं, तो उसके पहले आप अच्छे से हैंड वॉश करिए और उसके बाद ही बच्चे को उठाइए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी आप अपने बच्चे के कपड़े को वॉश कर रहे हैं तो डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा डिटॉल भी मिक्स करिए, ताकि जो भी जर्म्स हो बच्चे के कपड़े में वो पूरी तरह से निकल जाए। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चे को बॉटल दे रहे हैं, मान लीजिए आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं और बॉटल दे रहे हैं बच्चे को, तो इस टाइम पे इनिशियल के 3 मंथ्स में बच्चे के एवरी फीड के बाद हमें बॉटल को स्टरलाइज करना ही चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे जो है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, और जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो बहुत जल्दी उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एवरी फीड के बाद ध्यान रखना है कि बच्चे की बॉटल को स्टरलाइज करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और हाइजीन मेंटेन करिए अपने बच्चे के साथ। तो दूसरा पॉइंट है फीडिंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध ही बेस्ट दूध होता है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हमें अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड ज़रूर कराना है। तो इसको तो आपको करना ही है, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करें, जैसे कि मान लीजिए बच्चा रात को उठा है और आप रात में बच्चे को फीड कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी नींद पूरी तरह से खुल गई हो। आप नींद में बच्चे को फीड ना करें, क्योंकि अगर आप नींद में बच्चे को फीड करेंगे तो बहुत बार मदर्स की झपकी लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की नाक दबने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल गर्दन वर्दन नहीं संभाल पाते हैं, तो बच्चे की नाक दब सकती है। दूसरा ये रिस्क हो सकता है कि मान लीजिए बच्चा भी सो गया हो, तो बच्चा नहीं ले रहा है मिल्क अंदर, तो धीरे धीरे मिल्क उनके कान में आ जाएगा और कान के अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर रिस्क हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चे को रात में दूध पिलाने के लिए उठ रहे हैं, तो आप पूरी तरह से आपकी आंखें खुली हो और पूरे आप अवेक हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है पिलो। इस टाइम पे हमें अपने बच्चे को जो नॉर्मल हम घर पर पिलो यूज़ करते हैं या जो मार्केट में पिलो अवेलेबल है उससे यूज़ नहीं करना है। घर पर ही बच्चे के लिए पिलो बनानी है। जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, मतलब राई के दाने होते हैं, उसकी पिलो बना के देनी है बच्चे को। ये पिलो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे ही आप अपने बच्चे का जो सर रखते हैं उसमें, तो ये पिलो जो है बच्चे के सर के शेप ले लेती है, तो बच्चे को भी काफ़ी कंफर्ट फील होता है। और दूसरा, जो बहुत बार बच्चे का जो सर आपने देखा होगा फ्लैट होता है, कभी पीछे से फ्लैट होता है, कभी साइड से फ्लैट होता है, तो आप डेली अगर बच्चे को सरसों के पिलो में सुला रहे हैं तो बच्चे का जो शेप होता है, जैसे सब चाहते हैं गोल शेप हो बच्चे का, तो गोल शेप रहेगा उसमें बच्चे का। और बहुत बार आप देखी होंगी बच्चे जो है सोते सोते अपने सर को साइड करवट ले लेते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो इससे क्या होता है, कभी कभी गर्दन लचकने का भी चांसेस होता है। तो आप सरसों के पिलो में बच्चे को रखेंगे तो क्या होगा, बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, एकदम सीधा रहेगा। तो इससे भी बच्चे को फायदा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है गर्दन। इस समय बच्चे की जो गर्दन होती है वो बिल्कुल भी नहीं संभलती है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, सॉफ्ट सी होती है, और अगर आप उसे मिस हैंडल करेंगे तो लचकने का डर होता है। और अगर एक बार गर्दन लचक गई तो बच्चा कंटिन्यू
रोता रहेगा और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को कैरी करें तो आपका एक हाथ जो है वो सर के पीछे होना चाहिए, मतलब गर्दन के नीचे होना चाहिए आप बच्चे के। तो ये ध्यान रखिए और बच्चे की गर्दन को बिल्कुल भी लचकने नहीं दीजिए। और अगर आप उसे खड़ा रखे हैं तो हमेशा सर पे एक हाथ हमेशा रहना चाहिए आपका, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल। वैसे तो बच्चों की जो गर्भनाल होती है वो 7 से 10 दिन में अपने आप झड़ ही जाती है, लेकिन इस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को नहलाएं या स्पॉन्ज दे तो जो नाभि की जगह होती है वो ज़्यादा गीली ना रहे, और अगर गीली हो भी रही है तो उसे जल्द से जल्द आप सुखा दें, क्योंकि अगर ये जगह ज़्यादा गीली रहेगी तो इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। और अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि बच्चे की जो ये जगह है वहाँ पे रेडनेस सा है या स्वेलिंग है या पस आ गया है, तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाए बच्चे को। तो नेक्स्ट पॉइंट है मसाज एंड एक्सरसाइज। जैसे ही आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाते हैं तो डे 1 से ही आप उसे मसाज देना स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर सकते हैं। मसाज के बच्चों को बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि बच्चों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है, बच्चे के जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो बच्चे दिन भर गैस की वजह से परेशान रहते हैं उससे भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। और साथ ही साथ जो बच्चे दिन भर एक ही पोजीशन में लेटे हुए ही रहते हैं और थक जाते हैं लेटे लेटे, और जब हम उसे मसाज देते हैं तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, स्पेशली एक्सरसाइज को, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो जब हम उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं तो उन्हें बहुत बहुत मज़ा आता है। तो आप उन्हें मसाज भी दें, एक्सरसाइज भी दें, रेगुलरली दें। तो डेली हमें अपने बच्चे को 2 बार एटलीस्ट दिन भर में मसाज एंड एक्सरसाइज देना ही चाहिए। जैसे सुबह 10 या 15 मिनट दे दिया या शाम को 15 मिनट या 10 मिनट दे दिया, तो इस तरह से आप मसाज दें अपने बच्चे को और एक्सरसाइज भी ज़रूर कराएं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बर्पिंग यानी कि डकार। बच्चे को हमें आफ्टर एवरी फीड डकार दिलाना ही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वाइल फीडिंग बच्चे मिल्क के साथ साथ एयर भी सॉलो कर लेते हैं और ये एयर बच्चे के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह जाती है और उन्हें परेशान करती है। तो जब हम बच्चे को डकार दिलाते हैं तो जो भी एयर बच्चे के अंदर होती है वो निकल जाती है और बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को आफ्टर एवरी फीड डकार दिलाना ही है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। क्या होता है बच्चा जो है जब से पैदा होता है तब से लेके जब तक वो करवट लेना नहीं सीखता, मतलब अराउंड जो ये 2.5 से 3 महीने का पीरियड होता है, इस बीच में बच्चा जो है वो एक ही पोजीशन में लेटा हुआ रहता है और वो होती है पीठ की पोजीशन। तो हमें क्या करना है, इधर बच्चे की पोजीशन को चेंज करना है। मतलब जब भी बच्चा जगा हुआ रहे हमें बच्चे को कभी लेफ्ट करवट रखना है, कभी राइट करवट रखना है या कभी टमी की पोजीशन में रखना है। इसमें क्या होगा, बच्चे का जो पीछे का पार्ट है, जैसे सर का पीछे का पार्ट है या फिर पीठ का पार्ट है, इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगा बोल सकते हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, बच्चे की पोजीशन को चेंज करिए और इस बीच में आप ये ध्यान रखिए कि आपके सुपरविजन में हो और बच्चा जगा हुआ रहे, बस ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गैस। छोटे बच्चों को गैस जो है वो हर थोड़े दिन में होती है, इनफैक्ट हर थोड़ी देर में ही होती है। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को गैस कम से कम बने, क्योंकि जब बच्चों को गैस परेशान करने लगता है, जब बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है उन्हें, तो बच्चे नॉन स्टॉप रोते रहते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पेट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो आप पूरी कोशिश करें कि बच्चे को गैस ना बने। मैंने गैस पर भी एक वीडियो बनाया है, जैसे 2 वीडियो बनाए हैं कि बच्चे के गैस के क्या करें जो बच्चे के गैस ना हो, या तो फिर कैसे बच्चे के गैस घरेलू उपाय करके ठीक करें। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर। अगर आप अपने बच्चे के लिए नैपी यूज कर रहे हैं दैट इज गुड, और अगर आप अपने बच्चे को डायपर पहनाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, जैसे कि जब भी आप डायपर चूज करें अपने बच्चे के लिए तो एक अच्छी ब्रांड का डायपर पहनाएं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा डायपर पहने तो 3 से 4 आवर के इंटरवल में आपको डायपर चेंज करना है। तीसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि जब भी बच्चे को डायपर रैश हो जाए तो आपको उस टाइम के लिए डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाना है जब तक आप रैशेस को ट्रीट ना कर ले। तो इस समय आपको नैपी में रखना है बच्चे को। और डायपर का जो रैश होता है उसे ट्रीट करने का बेस्ट उपाय है कोकोनट ऑयल। आप बच्चे को कोकोनट ऑयल लगाइए, उससे रैश बहुत जल्दी चला जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप बच्चे को दिन भर डायपर में रखते हैं तो आप 3 से 4 बार दिन भर में कोकोनट ऑयल से हल्का हल्का सा मसाज करिए उस जगह पर। उससे क्या होगा, रैश बच्चे को होगा ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए।
नेक्स्ट पॉइंट है सन बाथ, यानी कि बच्चे को धूप में रखना। हमें डेली अपने बच्चे को सन बाथ देना ही चाहिए। इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए होगे आजकल बहुत से बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो इस वजह से होती है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इंडोर रहते हैं और सन से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो पाता, तो इस वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। तो जब हम डेली बच्चे को सन बाथ देते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे बच्चे में नहीं आएगी। और दूसरा एक और चीज़ जो प्रिवेंट करता है सन बाथ, वो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, उन्हें जॉन्डिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और जब हम बच्चे को डेली सन बाथ देते हैं, जैसे नवजात शिशु को मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपका बच्चा हॉस्पिटल से घर आता है तब से आपको अपने बच्चे को डेली 5 मिनट के लिए सन बाथ देना है, ताकि बच्चे को जॉन्डिस के जो चांसेस होते हैं वो ना हो। जैसे कि मैं आप मेरे सामने बताऊं कि मैं जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ इंक्रीज करने के लिए बच्चे को थोड़ी देर के लिए धूप में रखना ही है, ताकि बच्चे को जॉन्डिस ना हो। आपको ये ध्यान रखना है। मम्मी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हमें अपने बच्चे को सारे कपड़े पहनाए जितनी उन्हें जरूरत हो। जब हमारा बच्चा बहुत बार चुना हुआ है, हमें ठंडी लगे ना लगे, हम ये सोचते हैं कि हमारे छोटा है बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है कि उसके हमसे बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चा जो है इसमें दर्द होने का अपन ये नहीं दे पाते हैं। तो हमें कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, लगती है उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है, उन्हें कंफर्ट जोन देना है। जितना आपका एक मॉस्क है तो आई पूरी कदर नहीं बच्चे को पहनाए। इस चीज में बिल्कुल भी हमारे 12 पॉइंट्स, आई होप ये सारी चीजें अपनाएं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे बच्चे को हेल्प करेगा ये। तो ये वीडियो को यहाँ रखते हैं। मेरा सजेशन देना हो हमें या कुछ क्वेरी हो रहा है तो आप कभी अपनी लिखे आए कीजिए, मिलते हैं ऐसे कीजिए, बाय। फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको इससे कितना फायदा हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या फिर इससे कुछ भी मदद मिली हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला नुस्खा ये है, जो इन सारे नुस्खों में सबसे इंपॉर्टेंट नुस्खा है, कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराओ। क्योंकि बहुत सी मदर्स क्या करती है, जब इनिशियली उन्हें प्रॉपरली मिल्क नहीं होता तो वो बहुत सारे नुस्खे अपनाती है, पर बार बार बच्चे को फीड नहीं करवाती। तो इस वजह से बॉडी में मिल्क तो प्रोड्यूस हो जाता है पर ठीक से बाहर नहीं आ पाता। फिर वो डिस्करेज हो जाती है कि हमने इतने सारे नुस्खे अपनाए फिर भी मिल्क नहीं हो रहा। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आप बच्चे को फीड ही नहीं करा रहे हो बार बार। क्योंकि एक सिंपल सा साइंटिफिक प्रोसेस है कि जब बच्चा सक करता है तो हमारी ब्रेस्ट की जो नर्व सेल्स होती है वो डायरेक्टली ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, जिससे एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और इस हार्मोन की वजह से जो हमारी ब्रेस्ट की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और मिल्क प्रॉपरली बाहर आ पाता है। तो अगर बच्चा बार बार सक नहीं करेगा तो मिल्क ठीक से हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारे घर के बड़े भी हमेशा ये हमें कहते हैं कि आप बार बार फीड कराओ, बार बार फीड कराओ, ताकि फ्लो अच्छे से हो पाए। तो उसका एक लॉजिकल रीजन यही होता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हर 1 से 1.5 घंटे में आप अपने बच्चे को फीड जरूर कराओ, या बच्चे की जब डिमांड हो तब फीड कराओ। और इनिशियल के 12 वीक्स तक इसे कंटिन्यू फॉलो करिए, तो आपको देखिएगा फ्लो अपने आप बढ़ेगा। और जैसे ही आप 12 वीक्स तक कंटिन्यू रखते हैं तो उसके बाद आप जब भी बच्चे की डिमांड हो तब फीड कराओ, तो आपका फ्लो अच्छा होगा। और आपको सिर्फ इसके लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो दोनों साइड से फीड कराएं, ताकि दोनों साइड की मसल्स अच्छे से काम कर पाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि हो सके तो इस स्टेज में फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल भी ना दे अपने बच्चे को, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे फॉर्मूला मिल्क दे दोगे तो बच्चे को बॉटल के थ्रू बहुत इजीली मिल्क अवेलेबल हो जाएगा। और जब आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहोगे तो वो उतने अच्छे से फोर्सफुली सक नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा। तो उसे क्या होगा कि आपका जो मिल्क है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस स्टेज में ट्राई करिए कि फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल भी ना दें। तो हमारा दूसरा नुस्खा ये है कि आप रोज सुबह उठकर मेथी की चाय पीजिए। ये एक बहुत पुराना और बहुत सालों से चलता आ रहा नुस्खा है, जो हमारी दादी नानी के टाइम का नुस्खा है कि मेथी की चाय पीना। क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, आयरन, इनफैक्ट इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आप रोज सुबह उठकर मेथी की चाय पीजिए,
क्योंकि मेथी एक ही सोर्स मेथी जिससे आपको इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और जो कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स एक लैक्टिंग मदर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप मेथी की चाय ज़रूर ट्राई करिए। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून मेथी के दानों को सोक करना है और मॉर्निंग उठकर उसे बॉईल करने चढ़ाना है। जैसे आपने पानी को बॉईल में चढ़ाया, पहले 2 कप पानी लिया और बॉईल करने चढ़ाया, और जैसे ही पानी बॉईल हुआ तो मेथी के दानों को डालना है और तब तक बॉईल करना है जब तक 2 कप पानी से 1 कप पानी ना रह जाए, और फिर इस कड़वी चाय को आपको पीनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको कड़वा ना पसंद हो तो आप इसमें फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, बहुत कुछ है डालने को, जैसे कि हनी डाल सकते हैं या इसमें लेमन डाल सकते हैं, स्टीविया लीव्स डाल सकते हैं, या ये सब ना पसंद हो तो आप शुगर डाल सकते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। आपको 1 से 2 दिन में ही फ़र्क पता चलेगा कि आपका फ्लो बढ़ा है। और अगर आपको मेथी से एलर्जी है, अगर जैसे किसी को एलर्जी होती है मेथी से कि दाने निकल आते हैं, गर्म होती है जैसे कि काफ़ी, तो आप इस नुस्खे को स्किप कर दीजिए, आपके लिए कोई दूसरे नुस्खे अपना लीजिए। तो चलिए तीसरा नुस्खा स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा नुस्खा ये है कि आप जीरा खाइए। जीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीरा जो है एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, तो आप जीरा भी खा सकते हैं। ये भी एक लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन, तो आप इसे खाइए। इसे खाना तो बहुत इजी है क्योंकि ना तो कड़वी होती है, ना कुछ इसका कुछ ऐसा गंदा टेस्ट होता है कि आप ना खा पाओ, तो ये बहुत इजीली आप खा सकते हो। और अगर आपको मेथी से एलर्जी हो तो भी आप इसे खा सकते हो। तो आप इसे ट्राई करिए। इससे आप मेथी की चाय जैसे बनाया है वैसे इसे बनाकर भी पी सकते हैं। तो आप जीरा खा के देखिए, ये भी बहुत फायदेमंद है। एक चौथा नुस्खा ये है कि आप एक अच्छी हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हेल्दी खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि अपनी एवरी मील को न्यूट्रिशियस मील में कन्वर्ट करें, और हो सके तो 2 चीज़ों को अपनी डेली के डाइट में ज़रूर ऐड करिए। एक है मूंगा और दूसरा है दलिया। ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो आप हो सके तो ऑल्टरनेट डेज में या डेली मूंगा ज़रूर खाइए, और दलिया तो खाना ही है, आपको कंपलसरी है इस टाइम पे खाना। आपको आप ये समझिए, दवाई समझ के खाइए, पर दलिया खाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दलिया आपकी मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाता है। इनफैक्ट क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो दलिया आपके बच्चे के लिए तो फ़ायदा होगा ही, आपके लिए भी फ़ायदा होगा। तो आप दलिया ज़रूर खाइए। बहुत से लोगों को दलिया पसंद नहीं आता है, और कुछ लोग तो 1-2 दिन खा के बोर भी हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स बता सकती हूँ आपको दलिया बनाने के, और आपको हर टाइम अलग अलग टेस्ट आएगा, तो आपको मोनोटोनस भी नहीं लगेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर आप दलिया ज़रूर खाइए। 5वां नुस्खा ये है कि अगर आपको मेरे बताए हुए नुस्खों से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हो, या आप किसी भी वजह से उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये सतावरेक्स ट्राई करके देखिए। ये 100% नेचुरल है, और जैसे कि इसका नाम ही सतावरेक्स है, तो ये सतावरी लीव से बना हुआ है। और सतावरी लीव्स तो रामबाण इलाज होता है मिल्क इंक्रीज करने का। इनफैक्ट ये मिल्क इंक्रीज करने के साथ साथ हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। आपको 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छा फ्लो होने लगेगा। जैसे कि ये जंडू ब्रांड का है, तो ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट होना तो इम्पॉसिबल है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिए। इससे आपको 2 टाइम लेना होगा। 1 गिलास मिल्क के साथ 2 टेबल स्पून, तो दोनों टाइम आपको ये इसी तरह लेना होगा। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, पर कोशिश करें मेडिकल स्टोर में जाइए। आप सबसे बात करूंगी कि जैसे होने वाली गैस की प्रॉब्लम के बारे में हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें पर ही बिना किसी दवा नहीं कर देंगे, ठीक कर दें। इसीलिए छोटे बच्चों को गैस भी बहुत ज़्यादा होती है, आप बड़े मेडिकल स्टोर जाइए, ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अपने बच्चे को गैस की वजह से दवाई देना जैसे कि 2 घंटे ही नहीं है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए इसे इजीली ले भी। जब बच्चे को गैस बन जाए तो
जैसे है घरेलू उपाय जरूर करिए, ठीक कर लिए, डिफरेंट फ्लेवर्स नहीं आता है। बताऊं तो मेरे बेटे को तो गैस वैसे काफी कम लगी थी, उसमें लीजिए जब भी उसे गैस चलिए है घरेलू उपचार है। जल्दी हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हम आज इसी बारे में बात करेंगे, कर दीजिए। लेकिन इससे पहले आपको हम कहना चाहूंगी बहुत सारी इसी तरह बेनिफिट चीजें आपको हो जाती है। जो बच्चा इतना रोने लगता है गैस की वजह से, उसका 70 से 80% जो क्रेडिट होता है वो आपको ही जाता है, क्योंकि हम मदर्स को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे बच्चे को गैस इतनी बन जाती है। तो हम ऐसी क्या क्या चीज़ों को फॉलो करें, कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लें जिससे हमारे बच्चे को गैस बने ही ना। तो मैंने इस पर एक वीडियो डाला हुआ है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चे को गैस बने ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है बच्चों के साथ जिससे बच्चों को गैस नहीं बनेगी। तो हो सकता है उसके बाद आपको ये वीडियो देखना भी ना पड़े, किसी रेमेडी की ज़रूरत ही ना पड़े और आपके बच्चे को गैस हो ही ना। तो चलिए वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो पहला उपाय है बर्पिंग यानी डकार। जब भी आप अपने बच्चे को फीड करें तो आफ्टर एवरी फीड बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। डकार दिलाना बच्चे को इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार हम मदर्स बच्चे को सही तरीके से फीड नहीं करते हैं और उस वजह से बच्चा मिल्क के साथ साथ एयर भी सॉलो कर लेता है और ये एयर बच्चे की डाइजेस्टिव ट्रैक में रह जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। तो जब हम बच्चे को डकार दिलाते हैं, उसके पीठ में थपथपी करते हैं, डकार दिलाते हैं, तो जो भी एयर बच्चा सॉलो किया होता है वो फटाफट से निकल जाती है। तो इसलिए हमें डकार दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को आफ्टर एवरी फीड डकार दिलाएं। और अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है तो आप फीडिंग के बीच में भी डकार दिलाएं। जैसे आपने एक ब्रेस्ट से पिलाया, फिर डकार दिलाया, फिर दूसरे ब्रेस्ट से पिलाया, या जैसे आपने बॉटल दिया बच्चे को तो जितनी भी बॉटल बनाया आधी बॉटल खत्म होने पर डकार दिलाया, फिर बच्चे को वापस फीड कराया। पर बहुत बार क्या होता है, बहुत से बच्चे डकार नहीं लेते हैं और पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा डकार ही नहीं ले रहा, हम आधे आधे घंटे तक डकार दे रहे हैं, वो डकार ही नहीं ले रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा बेटा, जैसे मैं अपना ही बताऊं तो मेरा बेटा बहुत बार डकार नहीं लेता था, बहुत बार नहीं लेता था, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्या होता है, अगर बच्चा डकार नहीं ले रहा है दैट मीन्स आपने एक बहुत अच्छे से बच्चे को फीड किया है, बहुत एक सही पोस्चर में फीड किया है जिससे बच्चा जो है वो एयर सॉलो नहीं किया है। तो डकार नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना है, हमेशा ट्राई करना है कि बच्चे को डकार जरूर दिलाना है। अब डकार दिलाइए, 5 मिनट 10 मिनट दिलाइए। अगर बच्चा डकार नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसे पर डकार जरूर दिलाएं। तो दूसरा उपाय है एक्सरसाइज एंड मसाज। जब भी आपके बच्चे को गैस हो जाए तो आप अपने बच्चे को हल्की हल्की एक्सरसाइज कराइए, जैसे कि बच्चे के पैरों को पकड़ लिया, उसे क्रिस क्रॉस किया, या अप एंड डाउन किया, या हाथों को पकड़ लिया, क्रिस क्रॉस किया, अप एंड डाउन किया। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को हल्की हल्की एक्सरसाइज कराइए। इससे क्या होगा, जो भी गैस होगी वो धीरे धीरे से निकल जाएगी। और हो सके तो अपने बच्चे को डेली आप मसाज दें, एक्सरसाइज दें। मसाज और एक्सरसाइज से क्या होगा, आप जब डेली देंगे तो जो भी गैस होगी बॉडी में बच्चे के, जिससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता रहता है, तो वो धीरे धीरे तुरंत ही निकल जाएगी। तो इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और मसाज के तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चे स्ट्रांग होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं। एटलीस्ट दिन भर में 10 मिनट तो ज़रूर देना चाहिए अपने बच्चे को मसाज। तो आप 10 मिनट तो ज़रूर निकालें बच्चे को मसाज देने के लिए। तो तीसरा उपाय है टमी टाइम, यानी बच्चे को पेट के बल रखना। जब भी आपके बच्चे को गैस हो जाए तो आप अपने बच्चे को टमी की पोजिशन में रखें थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, जब आप बच्चा पेट के बल रहेगा तो पेट में प्रेशर आएगा और जो भी पेट में गैस होगी वो धीरे धीरे निकल जाएगी। और साथ में जो बच्चे को दर्द होने लगता है पेट में गैस की वजह से, उससे भी बहुत जल्दी बच्चे को आराम मिलने लगेगा। तो टमी टाइम आप अपने बच्चे को गैस के समय बिल्कुल दें। और टमी टाइम के तो और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गैस के अलावा भी। मैंने एक टमी टाइम पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कब और कैसे बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए। तो टमी टाइम बच्चों को एवरी डे देना बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 बार 4 बार देना ज़रूरी है। तो आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम भी दीजिए। तो चौथा उपाय है हींग। हींग तो आप ये समझिए कि एक जादू की तरह है। यहाँ आपने हींग लगाई और वहाँ बच्चे का गैस गायब।
क्योंकि हींग जो है हम बड़ों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जैसे हमें गैस हो जाए या हमें कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो हम हींग लेते हैं तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो उसी तरह हम बच्चे को हींग तो नहीं खिला सकते हैं डायरेक्टली, तो क्या करते हैं हम बच्चे की नाभि जो होती है वहाँ पे थोड़ा सा हींग लगा देते हैं, मतलब हींग का थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बनाते हैं और लगा देते हैं, तो बच्चे की गैस जो होती है वो एकदम से छूमंतर हो जाती है। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय डॉट वर्ल्ड। जब भी बच्चे को गैस है, मैं आज लगाए से बात करूंगी मैं छोटी सी बदमाश में मेरे बेटे को जब भी गैस हमारे बच्चों को मैंने हमेशा उसे होता है थोड़ा सा ही गैस होना बच्चों में काफी कॉमन है। कभी ये थोड़ा बहुत हो जाता है, आम मिला है बच्चे सफर हींग का पेस्ट लगाइए, जिससे बहुत थोड़े भी होता है रहते हैं क्या थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं कंटिन्यूअसली हींग लेना है, चम्मच से ध्यान दीजिए। कुछ छोटी छोटी हल्का सा फॉलो करिए जो है हमारे बॉम्ब गैस का डालना है कमर उसे अच्छे से मिक्स करना है। इवेंचुअली जैसे मिक्स होता है बच्चे की नाभि चारों चीजों के बारे में अच्छे से लगा दीजिए और देखिए इसका कमाल कारण हमारे हींग लगा के गैस होता है। और हम उसे प्रिवेंट करने के लिए आई होप करते हैं बच्चे को भी बहुत ज्यादा फायदा दिए होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे या थोड़ी बहुत मदद मिल गई हो तो लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो गैस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और उनमें से एक पहला रीजन है फीडिंग पोजीशन, क्योंकि बहुत सी मदर्स जब बच्चे को फीड करती है तो वो बच्चे की पोजीशन सही नहीं रखती, जिस वजह से बच्चा मिल्क के साथ साथ एयर भी स्वॉलो कर लेता है और ये एयर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह जाती है और उन्हें परेशान करने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को फीड करें, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, जो भी आप फीडिंग कर रहे हैं उसे, तो आप बच्चे की पोजीशन थोड़ी सी इंक्लाइन रखिए, मतलब उसकी जो अपर बॉडी है वो थोड़ी ऊपर साइड और लोअर बॉडी थोड़ी नीचे साइड, आपको थोड़ा सा पोजीशन इंक्लाइन रखना है ताकि बच्चा अच्छे से मिल्क ले पाए और एयर कम से कम अंदर जा पाए। तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें। और दूसरा, अगर आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आपको दो और चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मूला मिल्क बनाएं तो बॉटल को ज्यादा शेक ना करें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बॉटल को ज्यादा शेक किया तो उसमें जो पाउडर होता है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हल्का वार्म वाटर ले रहे हैं और उसमें पाउडर ऐड कर रहे हैं तो हल्का सा ही शेक करने से जो पाउडर होता है वो अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो आप ज्यादा शेक ना करें, क्योंकि शेक अगर आप बहुत ज्यादा हार्डली उसे शेक करोगे तो उसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे एंड दिस बबल इज नथिंग बट एयर। तो आप कोशिश करिए कि आप जब भी फॉर्मूला मिल्क बनाएं उसे एयर फ्री ही बनाएं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बच्चे को जब आप फीड कर रहे हैं बॉटल से तो बॉटल को थोड़ा सा इंक्लाइन रखिए, इस तरह से टिल्ट करके, और बच्चे को फीड कराइए। दूसरा रीजन है गैस होने का क्राइंग, जब बच्चे कंटिन्यूअसली रो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली कभी कभी बच्चे वन गो में रोते ही रहते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है वो एयर भी स्वॉलो कर लेते हैं जिससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि बच्चा क्यों रो रहा है इतना, क्योंकि बच्चों के रोने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे उन्हें भूख लग गई हो या उन्हें थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा हो एनवायरनमेंट से या कपड़ों से, या उन्हें ऑलरेडी गैस हो गई हो। तो और भी बहुत से रीजंस है बच्चों के रोने के, पर आपको थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व करना है कि बच्चा क्यों इतना रो रहा है। क्योंकि हम अगर बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं ना, अलग अलग बच्चों का तो अलग अलग होता ही है, तो अपने बच्चे को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपको कुछ और चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखिए कि वो इतना क्यों रो रहा है। और अगर उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली रो ही रहा है तो आपको क्या करना होगा, आप उसे थोड़ा खड़ा रखिए और थोड़ा सा थपथपी दीजिए, जैसे हम डकार दिलाते हैं उस तरह से थपथपी देते रहिए, ताकि अगर वो एयर स्वॉलो कर भी लिया हो तो इजीली वो बाहर निकल जाए। तीसरा रीजन है गैस होने का मिल्क। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं तो कभी कभी हम मॉम्स की डाइट ही ऐसी हो जाती है जिससे बच्चे को गैस बनने लगती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे हम बड़ों को ही गैस हो जाती है, जैसे चना दाल हो गया, मूली हो गया। अगर हम ज्यादा टी या कॉफी ले रहे हैं तो, या हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो हम ही ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो तो छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से डाइजेस्ट कर पाएंगे। और बहुत सी और भी चीजें होती हैं जो कुछ बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी हमारे ऑब्जर्वेशन का खेल है कि
जब हमारे बच्चे को किसी दिन बहुत ज्यादा गैस हो रही है तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि आपने ऐसा क्या खाया है जो बच्चे को इतना ज्यादा गैस हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, इस टाइम पे बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अंडर डेवलप होता है, तो वो हर चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए उन चीजों को अपने डाइट से स्किप कर देना है ताकि हमारा बच्चा गैस फ्री रहे। और अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो गैस होने का एक रीजन ये हो सकता है कि आप एक सही मेजरमेंट में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही मेजरमेंट में फॉर्मूला मिल्क नहीं देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसे गैस बनने लगेगी। और अगर आप एक सही मेजरमेंट में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं और उसके बाद भी बच्चे को डेली बेसिस में गैस हो रही है और बहुत ज्यादा गैस हो रही है, तो इट्स टाइम टू चेंज योर फॉर्मूला मिल्क। क्योंकि कुछ फॉर्मूला मिल्क लाइट होते हैं और कुछ थोड़े हैवी होते हैं, तो कुछ बच्चे थोड़े जो हैवी फॉर्मूला मिल्क होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो बच्चा अगर डाइजेस्ट कर लिया है तो मेरा बच्चा भी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे का अलग अलग डाइजेशन सिस्टम काम करता है। तो आप कोशिश करिए कि आप देखिए कि अगर उसे बहुत ज्यादा गैस हो रही है तो आप उसी समय अपना फॉर्मूला मिल्क चेंज करके देखिए, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि आपके बच्चे को गैस होना कम हुआ है। चौथा रीजन है गैस होने का, ओवरफेड। हम मदर्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है मतलब उसे भूख लगी है और हम उसे फीड कर देते हैं, और अगर 25-30 मिनट बाद वो फिर से रोने लगे तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद उसका लास्ट टाइम पेट नहीं भरा होगा। नमस्कार, तो वो बहुत किया है का बहुत निकल गया, मेरा नाम है 25 मिनट बाद हमने फिर फीड कर दिया। एक बहुत क्या होता है चीज कि जिसका नाम है ओवर फीडिंग करने यानी बच्चे को पेट के बाद जब हम बच्चों को टमी फीडिंग कर लेते हैं तो हमें ही गैस हो जाती है। बहुत से छोटे बच्चे इतना सारा अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस में फीडिंग तो बिल्कुल बच्चों को जितने फायदे होना चाहिए गैस तो होगी ही होना चाहिए को भी डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि हमें बहुत हैवी फील होता है। आज बच्चा भी हैवी फील करेगा, बात करेंगे क्या फायदे होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आपको वो क्यों हो रहा है, पहली बार टमी की पोजीशन में रख रहे हैं अपने बच्चे को, ये ध्यान रखिए, इसमें घबराने और बात नहीं है। बच्चे को जरूर बताइए और बच्चे को गैस फ्री रखिए। घबरा जाने वीडियो जो नहीं एंड करते हैं, टमी की पोजीशन में हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी दीदी हमारे हेल्प करेंगे कि हमें कर लीजिए कैसे, और अगर आपको टमी का चाहिए और सजेशन करना चाहते हैं सावधान इसका ध्यान रखना चाहिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत करेंगे। आप बिंदास अपने बच्चे को बाहर में रखें, इससे आप अपने बच्चे की मदद ही करेंगे। तो चलिए वीडियो यही स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो फायदा नंबर 1 है गैस रिलीफ। हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों को तो गैस होना काफी कॉमन होता है और बहुत बार बहुत से बच्चे गैस की वजह से काफी परेशान भी रहते हैं। तो इस टाइम पे जब आपके बच्चे को गैस हो जाए तो आप अपने बच्चे को पेट की पोजीशन में रखें। इससे क्या होगा, जैसे ही बच्चा पेट के बल रहेगा तो उसके पेट में प्रेशर आएगा और पेट में जितनी भी गैस बनी होगी वो फटाफट से बाहर निकल जाएगी, और साथ ही बच्चे को जो डिस्कम्फर्ट होता है गैस की वजह से, जो पेट में दर्द होने लगता है, उससे भी बच्चे को काफी आराम मिलेगा। तो आपके बच्चे को जब भी गैस हो आप अपने बच्चे को टमी टाइम जरूर दें, और अगर आप अपने बच्चे को डेली टमी टाइम 3 से 4 बार देते हैं तो ये तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जितनी भी दिन भर में बच्चे को थोड़ी बहुत गैस बनती होगी वो 3 या 4 बार जो आप टमी टाइम देंगे उससे फटाफट से निकल जाएगी। तो बहुत बार जो गैस बच्चों की बढ़ जाती है जिस वजह से बच्चे को पेट में दर्द भी हो जाता है, वो स्टेज नहीं आ पाएगी और बच्चा बहुत हैप्पी रहेगा, बहुत खुश रहेगा। तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम जरूर दें। फायदा नंबर 2 है स्ट्रेंथ। जब हम अपने बच्चे को रेगुलरली टमी टाइम देते हैं तो बच्चे के नेक और शोल्डर की मसल्स जो है वो स्ट्रांग होती है और साथ ही उनके अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब बच्चा करवट लेना सीखता है या जैसे क्रॉलिंग करना सीखता है तब। तो आप खुद ही नोटिस करिएगा कि अगर आप अपने बच्चे को पहले टमी टाइम नहीं देते थे और अब देना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बच्चा पहले से ज्यादा एक्टिव रहता होगा। और बच्चे के इस एक्टिवनेस का एक और रीजन है, वो ये है कि बच्चा जो है दिन भर एक ही पोजीशन में लेटा ही रहता है, और जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे कि उसे टमी की पोजीशन में रखते हैं, तो ये बच्चे के लिए किसी एक्टिविटी से कम नहीं होता और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें, लेकिन हो सकता है इनिशियली बच्चा इसे
अडेप्ट ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा नई पोजीशन है। तो आप जैसे ही 3-4 दिन रखेंगे तो बच्चा भी खुश रहेगा। इनिशियली हो सकता है वो थोड़ा रोने लगे, तो 3-4 दिन आप रख के देखिए अपने बच्चे को। 3 से 4 दिन में ही बच्चा इसे इजीली अडेप्ट कर लेगा और इससे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। तो आप टमी टाइम ज़रूर दें अपने बच्चे को। फायदा नंबर 3 है, ये प्रिवेंट करता है फ्लैट हेड सिंड्रोम को। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों का जो सर होता है वो पीछे से फ्लैट होता है, मतलब चपटा होता है। उसकी वजह यह है कि बच्चा जो है दिन भर एक ही पोजीशन में लेटा हुआ रहता है। इनफैक्ट जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर जब तक वो करवट लेना नहीं सीखता, मतलब 3 से 4 मंथ तक बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा हुआ ही रहता है। और ज़्यादातर बच्चे तो पीठ के बल ही सोते हैं। इस वजह से बच्चे का जो सर के पीछे का पार्ट होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं फ्लैट हेड सिंड्रोम। और अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस में टमी टाइम देते हैं, 3 से 4 बार देते हैं, दिन भर में देते हैं, इससे क्या होगा, आप बहुत हद तक फ्लैट हेड सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने बच्चे की पोजीशन को चेंज करे हैं। जब तक बच्चा टमी की पोजीशन में रहेगा तब तक बच्चे की जो सर है पीछे का उसे काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को प्रिवेंट इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमें बच्चे को टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो हो गए टमी टाइम के फ़ायदे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बच्चे को कब से टमी टाइम देना स्टार्ट करना चाहिए और कितनी देर देना उन्हें सही है। तो हम अपने छोटे से बच्चे को भी टमी टाइम दे सकते हैं। जैसे ही हमारा बच्चा हफ्ते भर का होता है या 10 दिन का होता है, हम अपने बच्चे को टमी की पोजीशन में रख सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे को 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टमी की पोजीशन में नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो हमें 1 से 2 मिनट ही टमी टाइम देना है बच्चे को इस टाइम पे, और दिन भर में 3 से 4 बार देना है। दैट इज़ इनफ फॉर बेबी। तो आप ये ध्यान रखिए। और एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे बच्चे की गर्दन नहीं संभलती है, तो आप बच्चे को अपने सुपरविजन में ही टमी टाइम दें। क्योंकि क्या होगा कि बच्चे की गर्दन नहीं संभलेगी तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी, तो उन्हें सफोकेशन भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे को आप जब भी टमी टाइम दें अपने सुपरविजन में ही दें। और जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ही वो अपनी गर्दन संभालने लग जाता है, तो आप उसे 15 मिनट भी दे सकते हैं, 20 मिनट भी दे सकते हैं टमी टाइम। दिन भर में 3 से 4 बार दे दीजिए टमी टाइम। तो आप इसी तरह अपने बच्चे को टमी टाइम दीजिए, दिन भर में 3 से 4 बार दीजिए। पर इनिशियली आपको सिर्फ 3 से 4 मंथ ही इसे ध्यान देना है, रेगुलरली अपने बच्चे को टमी टाइम देना है। फिर तो बच्चा करवट लेना सीख जाएगा और अपने आप टमी की पोजीशन में आ जाएगा। तो आपको बस इनिशियली 3 से 4 मंथ ही ध्यान देना है इस चीज़ का। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बच्चे को टमी टाइम कैसे देना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे आपका बच्चा हफ्ते 10 दिन का होता है, आप तब से अपने बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट जगह होती है टमी टाइम की आपकी टमी। आप उसे अपनी टमी पर टमी टाइम दीजिए। आप लेट जाइए और अपनी टमी के ऊपर अपने बच्चे को रखिए और इसी तरह से उसे टमी टाइम डेली दीजिए। आपको सिर्फ इनिशियली 10 दिन या 15 दिन ही बच्चे को इस तरह से टमी टाइम देना है। और जैसे ही बच्चा यूज्ड टू हो जाए इस चीज़ का, आपको क्या करना है, उसे बेड पर शिफ्ट कर देना है और आप बेड पर उसे टमी टाइम दीजिए। और जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप जैसे गर्दन संभालने लगता है या थोड़ा आपको लग रहा है कि क्रॉल करने का टाइम आ रहा है ये, तो आप अपने बच्चे को मैट पर शिफ्ट करिए। नीचे ज़मीन पर मैट लगाइए, मैट पर बच्चे को रखिए और नीचे टॉयज़ वॉयज़ रखिए उसके सामने, ताकि बच्चा आगे बढ़ के उसे लेने की कोशिश करे। इससे बच्चे की एक्टिवनेस बढ़ेगी। तो आप इस तरह से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बच्चे को टमी टाइम कब नहीं देना चाहिए। तो हमें अपने बच्चे को टमी टाइम 2 समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। एक तो जब हम बच्चे को फीड किए हुए हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को फीड किए हुए हैं तो बच्चे का पेट जो है वो फुल होगा और हम उसे टमी की पोजीशन में रखेंगे तो वो वॉमिट कर सकता है। दैट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक। तो हमें फीड के बाद तो बच्चे को बिल्कुल भी टमी टाइम नहीं देना है। वेट करना है 1 घंटा हो जाए, उसके बाद आप टमी की पोजीशन में बच्चे को रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि जब बच्चा सो रहा हो तब बच्चे को टमी टाइम बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इस टाइम पे जब बच्चा सोता रहता है तो बच्चे की नाक दबने का चांसेस बढ़ जाएगा और उसे सफोकेशन हो जाएगा, कुछ मेजर रिस्क भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि बच्चे को सोते वक्त तो टमी टाइम बिल्कुल भी ना दें। और जैसे ही बच्चा थोड़ा भी ड्राउजी फील कर रहा हो तो उसे वापस
से उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, पर टमी टाइम बिल्कुल भी ना दीजिए तब। तो ये हो गई टमी टाइम की बातें। आई होप आपको टमी टाइम के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, इसके फ़ायदों के बारे में समझ आया होगा और आप अपने बच्चे को टमी टाइम रेगुलरली ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक ज़रूर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।